श्रोताओं नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत आपका अपने कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में। और आज हम जैसा आपको जानकारी देते रहे कि कुछ ऐसे रोगों के बारे में बात करेंगे जो हमारे फेफड़े से संबंध हैं, स्वास्थ्य से संबंध है। इसमें अस्थमा है, एलर्जी है, टीबी भी हो सकती है। तो इस तरह की संबंधी जो समस्याएं आपके फेफड़ा संबंधी हों, जो लंग्स हम जिसको बोलते हैं, आप हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर लव गुप्ता साहब हैं। आप वरिष्ठ पल्मोलॉजिस्ट हैं सिम्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बताइए, वैसे तो भारत देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं, मौसम बदलते रहते हैं, ऋतुएं बदलती रहती हैं, और अभी तो बहुत गर्मी हो रही है, और गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी होगी, कुछ डस्ट भी होगी। तो इस समय किस तरह की प्रॉब्लम हमारे श्रोताओं को फेफड़ों संबंधी हो सकती है? बाकी तो फिर जो हमारे श्रोता जुड़ेंगे पूछेंगे वो आपसे जानेंगे उसमें। तो थोड़ा सा इनिशिएट करिए कि किस तरह की समस्या हमारे श्रोताओं को इस समय आ सकती है। जैसा कि आपने बताया, अभी बहुत गर्मी है और ह्यूमिडिटी भी है, बीच बीच में बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, धूल उड़ रही है। ऐसे में जो सांस के मरीज़ हैं, जिन लोगों को सांस की बीमारी है, अस्थमा है, सीओपीडी है, आईएलडी है, टीबी है, इस तरह के जो मरीज़ हैं जिनको सांस की बीमारी है, ऐसे मरीजों को उस समय सांस की दिक्कत बढ़ जाती है। ये पेशेंट्स को अभी ऐसे पेशेंट्स को अभी सांस लेने में दिक्कत बढ़ती है, खांसी ज़्यादा होती है, बलगम आता है, फेफड़े में इन्फेक्शन हो सकता है, बुखार आ सकता है ना, और उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। पेशेंट का हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ता है कई बार। तो ऐसे पेशेंट को इस समय समस्याएं ज़्यादा रहती हैं। जी जी जी। डॉक्टर साहब, अब इसमें कुछ पेशेंट तो हमारे ऐसे हैं जिनको जो समस्या है वो पता है कि हमारी क्या कुछ समस्या है हमको, तो वो सावधान हो जाते हैं, चाहे मौसम चेंज हो, चाहे ऋतु चेंज हो उसमें, या परिस्थितियाँ चेंज हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि मैं इस बीमारी से या इस एलर्जी से या इस तरह की परेशानी से दो चार हूँ, और वो उसके साथ जीने की आदत सी पड़ी रहती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जुकाम है, खांसी है, ये कई बार अचानक और बीमारियों में भी होता है। तो लेकिन वो इस तरह की क्रोनिक डिजीज के भी पेशेंट है, वो कैसे पता लगे उनको, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, एलर्जी के पेशेंट्स का सबसे कॉमन लक्षण है छोटी छोटी, मतलब कोई भी वेदर में कोई भी बदलाव आएगा मौसम में, या कोई भी ठंडी चीज़ खा ली, ठंडा पानी पी लिया, हल्की सी ठंड लग गई, या किसी भी ऐसी चीज़ के संपर्क में आए जिससे उनको एलर्जी है, तो उनको तुरंत सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ऐसे जो भी पेशेंट हैं जिनको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, जिनकी कुछ पेशेंट्स बोलेंगे साहब मेरी तो सर्दी ठीक ही नहीं होती, तो हमेशा रहती है, बहुत खांसी होती है, गले में खुजली सी महसूस होती है, छाती में साए साए की आवाज़ हो रही है, ऐसे पेशेंट्स को विशेषज्ञ सलाह लेनी चाहिए। जी 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 जी। कुछ श्रोता हमसे जुड़े, एक बार हम फिर से नंबर बता देते हैं उनको। 0565 कोड लगा करके 25 30 135 पर आप फ़ोन कर सकते हैं। 94 122 25 575 है, ये 2 लाइन है। आप हमको फ़ोन करिए, अपनी समस्याएं जो कहिए। डॉक्टर लव गुप्ता हमारे साथ है। एक श्रोता शायद हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैं भीकम सिंह बोल रहा हूँ, जुड़ावई से। जुड़ावई से भीकम सिंह। हाँ जी। बताइए भीकम सिंह जी, क्या समस्या है आप? मेरे खाना कभी बंद हो गया था, तो डॉक्टर ने एक्सरा कराया तो मेरी टीबी घोषित कर दी। टीबी घोषित कर दी, मतलब फेफड़ों की ना? हाँ ठीक है। उसमें 2.5 लीटर पानी निकला। जी जी। 2.5 लीटर पानी है, और मेरी उम्र एक कम 80 है। इस समय 80 साल है आप उम्र में? जी तो मैं जी। पंजाब में गया, 5-10 किलोमीटर आया और 7 महीना खाया मैंने दवा, तो बिल्कुल ठीक हो गया। जी जी। तो अब डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं आप? बाईं तरफ वो दवाई लेता हूँ जब मालूम पड़ता है नहीं। जी जी जी। नमस्कार, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि आपकी छाती में पानी भरा था, 2.5 लीटर पानी निकला आपके फेफड़ों से। हाँ। तो इसमें क्या होता है कि टीबी की दवाई से बाबूजी, हाँ पानी तो सूख जाता है, पर जो ये पानी जमता है ये इसलिए जमता है क्योंकि फेफड़े के ऊपर एक झिल्ली होती है, जिस झिल्ली की वजह से जिस झिल्ली में आपके टीबी हुई थी, इसी वजह से आपके पानी जमा था। तो वो झिल्ली में थोड़ी सी सूजन रह जाती है। तो जब भी आप जमाई लेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे, या ज़ोर से खांसेंगे या गहरी गहरी सांस लेंगे, तो वो झिल्ली के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और उसकी वजह से आपको हल्का सा जैसे कोई कुछ सुई चुभा रहा है या
छुरा चुबा रहा है, इस तरह का पेन, हल्का सा दम मतलब दर्द आपको रहेगा और ये काफ़ी लंबे समय तक रहता है, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जी, मतलब इसमें थोड़ा सा जिन डॉक्टर से वो किया वहाँ सलाह लेते रहे, उनसे जी जुड़े रहे। बिल्कुल, बाकी जी, अपने जी, डॉक्टर जी, से सलाह जी, लेते जी, रहिए। जी, जी। एक श्रोता और जुड़ रहे हैं। हेलो, हेलो जी, नमस्कार भैया, बताइए अपना नाम। चीतर सिंह है नाम मेरा, चीतर सिंह। चीतर सिंह जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बेगम शाहपुर राया के पास से बोल रहे हैं। अच्छा, शाहपुर राया। बताइए बताइए, समस्या बताइए, डॉक्टर साहब से बात करिए आप। मेरे को रात को सोते समय परेशानी होती है, सांस नहीं ली जाती है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 72 ईयर। 72। सोते समय इनको घबराहट होती है। एक तो ये समस्या है, रास्ता चलते समय भूलती है। जी। अच्छा, और खाना में पूरा खाता हूँ, दोनों 4 रोटी, शाम को 4 रोटी। तो अभी आपने दिखाया किसी को? हाँ, मेरा ये का नाम है उसका डॉक्टर साहब रहते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में टीवी तो है। टीबी है आपको? टीवी नहीं बताया उन्होंने। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब। जी जी। नमस्कार बाबूजी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं उसके बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी रात में सांस फूल रही है या फिर चलने पे सांस फूल जा रही है, तो शायद आपकी जो बीमारी है वो अच्छे से भी कंट्रोल हो नहीं पा रही है। इसमें क्या है कि कई बार तो दवाइयाँ मतलब थोड़ी कई बार डोज बढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अब भरपूर डोज देने के बाद भी सांस फूलती है, तो आपके फेफड़े उतना काम नहीं कर रहे होते हैं या दवाइयों से वो अभी भी संभल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बीड़ी, सिगरेट इनके सेवन से दूर रहना चाहिए, धूल मिट्टी धुएं से बचाव रखनी चाहिए। आपकी दवाइयाँ समय पे लीजिए और विशेषज्ञ सलाह लेते रहें। जी जी, तो एक बार आप चीतर सिंह जी, आप सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं आप, है ना? नहीं, अब हमारी सलाह ये है कि अगर आपको पहले डॉक्टर से फ़ायदा नहीं पड़ रहा, क्यों डॉक्टर साहब, तो आपको दूसरी जगह एक बार और चेकअप करवा लेना चाहिए, थोड़ी सी दवाएं, थोड़ा सा सेकंड ओपिनियन आप ले लें। ठीक है जी। तो अब ऐसे उसमें डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई अब ये रिमोट थोड़ा सा गांव के लेवल से बात कर रहे हैं, उसमें एक डॉक्टर को दिखाया, एक हॉस्पिटल में गए, वो मिली, तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे इलाज मुकम्मल हो गया, अब इसके आगे कोई वो ही नहीं है। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। कई बार क्या होता है कि हमारे रिमोट एरियाज़ में मतलब उतना इनहेलर्स या सूतने वाले कैप्सूल जो हम देते हैं, नेबुलाइजर्स, उनको लेके पेशेंट में इतनी मतलब अवेयरनेस नहीं है, तो पेशेंट क्या होता है, उनको लेते नहीं है। कई बार उनको लगता है कि इनकी आदत पड़ जाएगी या इनसे नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए पेशेंट इस तरह ये मतलब इनहेलेशनल जो ड्रग्स हैं, नेबुलाइजर्स हैं, इनको नहीं लेते हैं और वो गोलियों में ज़्यादा निर्भर रहते हैं। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की स्थिति पहले से ही मतलब मान लो उसके फेफड़े पहले ही इतने ख़राब हो चुके हैं कि हम दवाइयों से जो थोड़े बहुत भी काम कर रहे हैं वो दवाइयों की वजह से कर रहे हैं, नहीं तो वो दवाइयों की वजह से भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते, भले ही अपनी भी दवाई ले लो। तो ऐसे में पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन हम बोलते हैं जिसको, हम लोग फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन पे काम करते हैं। तो एक्सरसाइज के माध्यम से पेशेंट के फेफड़े चलाना इसमें जी जी जी। एक श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे। हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम रूपराम है जी। हाँ, 53 साल की उम्र है। 53 साल उम्र है। नाम क्या बताया आपने? रूपराम। रूपराम, कहाँ से बोल रहे? लक्ष्मी नगर से, मकान लक्ष्मी नगर। अच्छा, चलिए, समझ में नहीं आ रहा, समस्या बताइए आप। मेरी समस्या ये है कि मेरे सर्दी जुकाम बना रहता है। हाँ। चलने में सांस फूल जाती है मेरी। अच्छा अच्छा, और रूपराम जी उम्र कितनी है आपकी? 53 साल। 53 साल, ठीक है। ये अच्छा, आप बीड़ी सिगरेट कुछ पीते हैं क्या? बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीता हूँ मैं। पहले पीते थे? हाँ, पहले तो पीता था। ठीक है, इसमें क्या होता है बाबूजी, इस बीमारी को हम COPD बोलते हैं। इसमें क्या है कि आप मतलब चाहे पहले पीते हो सिगरेट या अभी पीते हो, इसकी वजह से आपके फेफड़े में डैमेज हो गया है। आपके जो फेफड़े हैं, सांस की नलियाँ हैं, वो अंदर से सिकुड़ चुकी हैं, उनमें सूजन आ गई है। तो अंदर से सिकुड़ने की वजह से उनमें हवा नहीं जा रही है, जिसकी वजह से आपकी सांस फूल रही है और जल्दी जल्दी जुकाम सर्दी हो रहा है, बलगम जम रहा है। तो ऐसे में ना आपको PFT की जांच करा के और आपको अगर कोई इनहेलर वगैरह आपके जो भी डॉक्टर साहब देंगे वो आपको शुरू कर लेना चाहिए।
और मतलब इसमें पीएफटी कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है, कारण कि आपके जो फेफड़े हैं ना उससे पता चलेगा कि आपके फेफड़े एग्जैक्टली कितने % काम कर रहे हैं। तो है ना, तो फिर हम उस हिसाब से फिर आपको दवाई आगे दे पाएँ। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, जैसे पिछले उसमें भी हमारी ये बात हो रही थी कि जो नई चीज़ें आ रही हैं, तो श्रोता जो हमारे मरीज भी हो सकते हैं, उनके लिए हम जानना चाहेंगे कि कई बार उनकी आदत नहीं पड़ जाए, उनसे नुकसान नहीं हो जाए और उनको नहीं लेते तो एक बड़ा नुकसान झेलने को तैयार हो जाते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि कम से कम अगर हम डॉक्टर पर जा रहे हैं तो उसकी बातों पर विश्वास तो करें। बहुत सारी चीज़ें जीवन में और भी आ रही हैं, उनको हम अपनाते हैं। अच्छी गाड़ियाँ आ गई, अच्छे टेलीफोन आ गए, अच्छा खान पान आ गया, अच्छे मकान आ गए, एसी आ गए, तो उन चीज़ों को तो हम अपना लेते हैं। लेकिन दवाइयों में अच्छा कुछ हो रहा है, अच्छे हमारे पास साधन आ रहे हैं, तो उसमें क्यों झिझक होती है? तो आप एक, क्योंकि रोजाना 2-4 होते हैं, क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं को कि इसमें थोड़ा सा आना चाहिए सामने, इसमें झिझक को तोड़ना? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मतलब पल्मोनोलॉजी और रेस्पिरेटरी मेडिसिन बहुत इवॉल्विंग ब्रांच है। इसमें नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तरीके से दवाइयाँ आ रही हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं। क्या होता है कि दवाई तो वही होती है ना, उसकी मैं आपको गोली खिला दूं टैबलेट बना के, या फिर जैसे आप इनो है ना, इनो आप पीते हैं भाई, आप अगर आपको गैस हुई, आपने गैस का इंजेक्शन लगवा लो, या फिर आप इनो पी लो, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? आप बताइए। पीना ही पसंद करते, इनो पीना पसंद। क्यों? क्योंकि तुरंत लाभ मिल जाएगा और इंजेक्शन भी नहीं लगवाना पड़ेगा। तो फेफड़े के जो इनहेलर है वो इनो की तरह है। इसमें क्या होता है कि दवाई तो वही है, वही दवाई मैं आपको हम इमरजेंसी में इंजेक्शन के माध्यम से लगाते हैं, कुछ लोग पेशेंट्स को टैबलेट के माध्यम से खिलाते हैं। हम वो इनहेलर आपको इसलिए देते हैं क्योंकि इससे एक तो तुरंत लाभ होगा, दूसरा मैं आपको जो दवाई खिलाऊंगा वो आपके पेट से खून में जाएगी, और खून के माध्यम से, आप कोई भी दवाई होती है वो खून के माध्यम से ही उस ऑर्गन में जाती है। पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फेफड़ों में जाएगी, किडनी में भी जाएगी, लिवर में भी जाएगी, ब्रेन में भी जाएगी, वो तो जहाँ ब्लड जा रहा है वहाँ जाएगी। तो अब एक दवाई जो सिर्फ फेफड़े में जा रही है और एक दवाई जो पूरी बॉडी में जा रही है, तो कौन सी दवाई ज़्यादा साइड इफेक्ट करेगी? आप बताइए। नेचुरली जो है वो इनहेलर ही ज़्यादा ठीक है, इनहेलर ज़्यादा, क्योंकि वो सीधे पूरी दवा आपके वहाँ पहुँच रही है, और पूरी दवाई फेफड़े में जा रही है, तो आप तो डोज भी कम देनी पड़ती है, हमको ज़्यादा डोज देने की जरूरत भी नहीं है, और साइड इफेक्ट भी कम हो जाते हैं, और तुरंत रिलीफ। तो इनहेलर एकदम 100% सेफ है, इसकी कोई आदत नहीं लगती है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बीमारियाँ एक्चुअली ये बीमारियाँ ऐसी हैं कि इनहेलर देने से ये कंट्रोल होती हैं, ठीक नहीं होती हैं। एक श्रोता हमसे शायद जुड़ रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार भैया। हम विपिन कुमार बोल रहे, गाँव छोली से। गाँव छोली से विपिन भैया, उम्र बता दो। हमारी उम्र है 25 साल। 25 साल तो बिल्कुल जवान आदमी हो। बताओ क्या समस्या हो गई? हमारे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न तो ये है कि टीबी वाले मरीज से क्या छुआछूत की बीमारी है क्या नहीं? चलिए ठीक है। दूसरा? और दूसरा ये है कि टीबी वाले मरीज को खाने पीने के लिए क्या दिया जाए, किस चीज का परहेज किया जाए? चलिए मतलब व्यवहारगत चीजें डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं कि घर में अगर कोई मरीज है तो उससे कैसे व्यवहार किया जाए, कितनी दूरी रखी जाए, और उसके खान पान संबंधी। इसी तरह का मैं जोड़ देता हूँ इसमें, एक नांदेड़ से हैं प्रकाश जैन जी, उनकी भी कुछ मिली जुली सी बात है, व्हाट्सएप से आई है कि सांस की तकलीफ कम करने के लिए क्या करना चाहिए और फेफड़े स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो इन दोनों का मिला जुला जवाब आप दे सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि देखिए, जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं ना, टीबी के मरीज, जब तक टीबी आपके फेफड़े में है तभी तक टीबी, मतलब किसी पेशेंट, जो फेफड़े का जो टीबी है ना, वो ही टीबी किसी और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जाएगा। अगर फेफड़े के अलावा, मतलब टीबी तो आपके शरीर में बाल और नाखून, ये 2 जगह छोड़ के कहीं भी हो सकती है। जी जी, तो आंतों की टीबी, हड्डियों की टीबी। तो फेफड़े के अलावा जो टीबी आपके बलगम में नहीं आ रही है, वो टीबी ही सिर्फ उस टीबी को छोड़ के और कोई टीबी एक मरीज से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलेगी। दूसरी चीज, जो टीबी के पेशेंट्स हैं वो दवाई लेने के बाद शुरू के 1 से 2 हफ्ते के अंदर मतलब नॉन इन्फेक्टिव हो जाते हैं, फिर वो एक पेशेंट, मतलब दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट नहीं करते बीमारी। तो आपको 2 हफ्ते के बाद में पेशेंट से अलग रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरू के 2 हफ्ते थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में उनको वेंटिलेटेड कमरे में रखें जिसमें प्रॉपर हवा आए जाए, जिससे कि जो वो खांसेंगे तो जो टीबी का बैक्टीरिया वो कमरे के अंदर, मतलब बंद कमरे में भरा हुआ ना रहे। दूसरा, ऐसे पेशेंट्स को मास्क लगाने के लिए बोल सकते हैं। छोटे बच्चों को, जो उस पे मतलब 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को बोल सकते हैं कि आप अभी थोड़े दिन
उनके साथ क्लोज संपर्क में ना रहें, क्लोज संपर्क में ना रहें। दूरी बनाना नहीं कहूँगा मैं, क्लोज संपर्क में नहीं जाना है। बाकी ऐसा कई बार जैसे बच्चे हम खिला लेते हैं, गोदी में ले लेते हैं, तो उस तरह जो है उनके पास थोड़ा सा नहीं। हाँ, बाकी ऐसा नहीं है कि ऐसे छूने से आपको टीबी हो जाएगा या साथ में खाना खाने से हो जाएगा। मैं तो रोज टीबी के मरीज देखता हूँ, बिना मास्क के देखता हूँ, फिर भी नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छूने से या खाना खाने से हो जाएगा। ये है कि हाँ, आप अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी है, आप रोज सुबह नाश्ता कर रहे हैं, समय से खाना खा रहे हैं, आपकी ऐसी कोई दवाई नहीं चल रही है जिससे कि आपके शरीर की इम्यूनिटी कम हो, तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसमें डॉक्टर साहब जैसे एक वो कहते हैं कि जैसे जो जिनको खांसी हो जाती है, ओल्ड एज है, तो ऐसे में आपने कहा ना जैसे इनको बलगम आ रहा है, उससे इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो फिर एहतियात के तौर पे अगर भाई परिवार में ही रह रहा है उसमें, तो उसका निस्तारण उनके बलगम का कैसे करना चाहिए? जो ओल्ड एज है, निकालेंगे बलगम तो निकलेगा ही निकलेगा, तो उसका निस्तारण फिर कैसे करें उसमें? देखिए, ऐसे मेडिकली तो सॉल्यूशंस वगैरह आते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, उससे हम लोग करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, पर घर के अंदर इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जो टीबी के मरीज हैं, अगर नॉर्मल ओल्ड एज पेशेंट है जो कि खांस रहा है, बलगम आ रहा है, ऐसे बलगम से कोई चिंता करने की बात नहीं है। अच्छा। अगर टीबी का मरीज है और शुरू के 2 हफ्ते में अगर मरीज खांस रहा है, बलगम आ रहा है, तो ऐसे बलगम को आप एक किसी मग्गे में या किसी में इकट्ठा करके रख सकते हैं। बाद में उसको आप मतलब उसमें नाली में या कहीं भी बहा सकते हैं और नॉर्मल उसको पानी मतलब सर्फ से उसको धो सकते हैं। जी। अब पुराने लोग उसमें सामान्यतः ये करते थे कि उस समय चूंकि चूल्हे का वो होता था, राख में उसको कर लिया, मिट्टी में कर लिया, उसको बाद में बाहर फेंक दिया, उसको आप खेत में गाड़ सकते। हाँ, खेत में गाड़ दिया, वो भी कर सकते हैं। वो भी आप है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा। कर सकते हैं। उसमें एक प्रश्न शायद आ रहा है, एक श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे। हेलो जी, नमस्कार भैया। नमस्ते सर। नाम बताइए, उम्र बताइए। मैं लक्ष्मी नगर से बोल रहा हूँ सर। लक्ष्मी नगर से? नाम बताओ। मेरा नाम अतुल है। क्या? अतुल। उम्र बताओ भैया। मेरी उम्र 18 साल है। हाँ, क्या जानना चाह रहे हो, बताओ। मुझे खांसी जुकाम बहुत जल्दी होता है, पहले जुकाम होता है उसके बाद खांसी हो जाती है। अच्छा, और ये क्या रिपीटेड रहता है? और उसके बाद खांसी में बलगम आता है। खांसी में बलगम आता है, और ये बार बार हो जाता है आपको? हाँ, ये हो जाता है और फिर कम से कम 15 दिन 20 दिन में ठीक होता है। जी, डॉक्टर साहब बता। अतुल, तुमको खांसते टाइम साई की आवाज होती है छाती में, सीटी जैसी? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। अच्छा, कभी ऐसा महसूस किया छाती में से सीटी जैसी आवाज आ रही है, या फिर जकड़न सी रह रही है, या सांस फूलने लग गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर। तो ये ना बेटा अभी शुरुआती एलर्जी के लक्षण है, ठीक है ना। तुमको फेफड़े की एलर्जी है, पर अभी शुरुआती है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे ही तुम किसी ऐसी चीज के संपर्क में आते हो जिससे कि तुमको एलर्जी है ना, तुम्हारी जो सांस की नलियां है ना, उनमें सूजन आ जाएगी और वो टेम्परेरी ब्लॉक हो जाएंगी, टेम्परेरी तौर पे। हमेशा के लिए ब्लॉक नहीं होंगी, पर जैसे ही दवाई खाओगे, कुछ खाओगे, तो वो ठीक हो जाएंगी। फिर वापस जब वापस ऐसा सीजन आएगा, तुम ऐसी किसी चीज़ के संपर्क में आओगे तो फिर से होगी। तो ऐसे में एक बार तो अपने फेफड़े की प्रॉपर जांच करा लो। दूसरा, उसकी एलर्जी की दवाइयाँ शुरू कर लो। एलर्जी की समस्या कभी भी ठीक होने वाली नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपने दवाई खाई और ये ठीक हो गया,
बट इसकी दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा ये कर सकते हैं, क्योंकि उम्र कम है, ये देखें कि कब इस तरह का होता है, तो किस चीज बिल्कुल। से एलर्जी है। ये हाँ, आप एक ये बार चीज़- आइडेंटिफाई हो जाएगा तो फिर उससे बचाव ये चीज़ भी मार्क करना जरूरी है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। जैसे कई बार मेरे पास पेशेंट आके बोलते हैं साहब हमें पीनट से एलर्जी है, हाँ। मूंगफली से, या कोई पेशेंट बोलता है मेरे को चने से है। हाँ। तो ऐसी चीज़ों से बचाव रखना है। परफ्यूम, पाउडर, है ना, ये फ्लावर्स, इन चीज़ों से हाँ, दूर या रहना किसी है। फसल विशेष से धूल, उसमें- धुआं, मिट्टी, इन सब चीज़ों से बच के रहना है। जी जी जी। एक डॉक्टर साहब ये हैं सुधाकर राजेश यादव जी हैं, महाराष्ट्र से, मराठवाड़ा से आप लिख रहे हैं। डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम टीबी होने के प्रमुख कारण कौन से हैं, लक्षण कौन से हैं और उपाय कौन सा करना चाहिए? थोड़ा आहार विहार के बारे में बताइए जो टीबी का पेशेंट है। देखिए, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि मतलब ये एक इन्फेक्शन है जो कि ड्रॉपलेट से खांसी के माध्यम से फैलता है ना। ये अब मैं आपको बताऊं, हमारे इंडिया के अंदर आधे लोगों के अंदर टीबी का बैक्टीरिया बैठा हुआ है। हाँ, वो पड़ा हुआ है अभी, जी जी, डोरमेंट है। तो ये कैसा होता है, जब कभी मान लो आप बाजार में जा रहे हैं, कहीं पे घूम रहे हैं और वहाँ पे आपसे 15 मिनट पहले भी कोई टीबी का मरीज खांस कर निकला है, वो खांसते हुए जा रहा है, तो वो टीबी का बैक्टीरिया उधर एयर के अंदर घूम रहा पहले है। से है। तो आपने जब आप वहाँ सांस लेंगे तो आपकी सांस के माध्यम से आपके फेफड़े में चला जाएगा। वो जाके कई बार आपके फेफड़े में ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा सालों तक। कई बार लोगों को पूरे जीवन तक पड़ा रहता है तो भी कुछ नहीं करता है। ये टीबी रिएक्टिवेट होगा जब आपके जो शरीर की इम्यूनिटी है वो कम होगी। जैसे कि मतलब कोई भी ऐसी बीमारी जैसे HIV जिसमें शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, या कोई ऐसी दवाइयाँ चलती हैं लोगों की, जैसे आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, है ना, उनकी कुछ दवाइयाँ चलती हैं जिनसे कि शरीर की इम्यूनिटी कम होती है। तो जब कभी भी ऐसी कोई मतलब कंडीशन आएगी आप जिसमें आपके शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, तो वो टीबी का बैक्टीरिया रीएक्टिवेट हो जाता है और तब आपको टीबी की बीमारी करता है। तो ऐसे में एक तो शरीर की इम्यूनिटी कम ना हो, समय से खाना खाएं, अपने स्वस्थ खाना खाएं और धूल, धुआं, मिट्टी इन सब से बचाव रखें। सिगरेट, बीड़ी का सेवन ना करें, तो आपको ऐसे लोगों को टीबी होने की संभावनाएं कम रहती हैं। फिजिकली एक्टिव रहें। टीबी के मरीजों को खाने में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि टीबी में शरीर के मसल्स का लॉस बहुत होता है। तो अगर पेशेंट प्रोटीन वाली चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो उनका वेट गेन होता है जल्दी। जी 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 जी। तो मतलब खान पान में प्रोटीनस जो वो है, दालें, जी बिल्कुल, दालें हैं, पनीर है। जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो लोग भुना हुआ नॉन वेज खा सकते हैं। जी जी जी। इसमें मास्टर खिल्लू परवेज गंजवाड़ा से लिख रहे हैं, ये व्हाट्सएप से संदेश आया है। डॉक्टर साहब, आप लिखते हैं कि हमारे फेफड़ों पर धूम्रपान का कितना फ़र्क पड़ता है, कृपया बताएं। हमारी न्यू जनरेशन जो है वो सिगरेट और इनका शिकार ना हो, तो उनके लिए एक एहतियातन तौर पे बताइए कि धूम्रपान का कितना असर है। वैसे तो आपने बताया कि भाई धूम्रपान ना करें, क्योंकि फेफड़ों पे ही सबसे ज़्यादा असर होता है। लॉन्ग रन में स्मोकिंग का फेफड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। जो फेफड़े हैं, जो मतलब फेफड़े ना पेड़ की तरह होते हैं, अगर मैं स्ट्रक्चर में बात करूं, और जो पत्तियां हैं वहाँ पे आप मानो छोटे छोटे गुब्बारे लगे हुए हैं, जिन गुब्बारों के माध्यम से गैस एक्सचेंज, मतलब ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो स्मोकिंग से ऐसे ये स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और एम्फाइसीमा नाम की कंडीशन बन जाती है। इस बीमारी को हम COPD बोलते हैं लॉन्ग रन में। मतलब 10 साल, 12 साल, 15 साल, किसी को 20 साल के बाद भी हो सकता है, 40 साल का कभी भी हो सकता है। पर हाँ, लंबे समय तक स्मोकिंग करने से या धुएं के संपर्क में, किसी भी माध्यम से धुएं के संपर्क में आने से ये बीमारी होती है। जी जी। एक श्रोता है हमारी शारदा त्रिपाठी जी, गोंडा UP से लिख रही हैं, 40 साल उम्र है। इन्होंने लिखा है कि अक्सर जब फसल होती है तो या धूल धुआं का मौसम होता है तो मुझे ये परेशानी हो जाती है फसल कटाई के समय। परफ्यूम अगर मैं लगा लूँ तो तब भी मेरी सांस में थोड़ा सा परेशानी आती है, तो मुझे लगता है इन चीज़ों से इनको एलर्जी होगी। आपने लिखा है कि डॉक्टर साहब को दिखाया, इन्होंने इनहेलर और दवाइयाँ दे दी, कोई परमानेंट इलाज या उपाय बताएं आप। जी शारदा जी, आपको अस्थमा की दिक्कत है जी। ये अस्थमा में ऐसा आपके करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अस्थमा के ही हैं।
अस्थमा में इस तरह से होता है, तो इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सीजन बदलता है तो ये प्रिवेल कर जाता हाँ, आपको ऐसी चीज़ों से बच के रहना पड़ेगा, जैसे परफ्यूम है, पाउडर है, घर में ऑल आउट भी नहीं लगाना चाहिए आपको, क्योंकि जो हम लाइट वाला जो ऑल आउट लगाते हैं उसकी जो मॉस्किटो रेपेलेंट जो लगाते हैं उसकी वजह से कुछ लोगों को उससे भी एलर्जी हो जाती है, तो वो भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, आपको फसल कटाई वगैरह जब होती है तब उस समय पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और अपना इनहेलर लेते रहिए। जी जी जी। एक श्रोता हमसे जुड़े हैं डॉक्टर साहब। हेलो जी सिंह साहब नमस्कार। नमस्ते भैया, शुभ नाम बताइए। जी मैं आपका नियमित श्रोता चौधरी महेंद्र सिंह, ग्राम नगला राना, सिहोरा से। हाँ महेंद्र सिंह जी, बताइए क्या समस्या है आपको इस तरह की? महोदय, ईश्वर की कृपा से और आपकी दुआ से मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ, लेकिन जो रोगी सज्जन है वो मेरे पास बैठे हुए हैं, हाँ। उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपसे बात कर सके। नहीं, अच्छा है कि आप उनकी बात हम तक पहुंचा रहे हैं, आप बता रहे हैं। आप ही बता दीजिए क्या क्या समस्या है उनको। जिनकी उम्र 60 साल की है सर, हाँ, और बचपन से ही काम उनका भूसा का रहा है, यानी भूसा खरीदना और बिक्री करना। ठीक है ठीक है ठीक है जी जी। और उनके श्वास फूलती है और सफर में चलते हैं तो 2 किलोमीटर चलते हैं और सांस फूलने लगती है। तो डॉक्टर साहब और 5 साल ये बीमारी 5 साल से स्पीड पकड़ गई है और वो इस समय बहुत परेशान है। उनका इलाज भी चल रहा है लेकिन नहीं मिल पा रहा है कोई। जी जी। तो अभी भी वो भूसे वाला काम करते हैं, डस्ट का, और वो जो भूसे वाला है? नहीं, अब तो छोड़ दिया। अब छोड़ दिया। 60 साल उम्र है डॉक्टर साहब, इन्होंने लंबे समय तक इसका काम किया है। देखिए, लंबे समय तक भूसा, ये जो भूसे की जो धूल उड़ती है ना, ये लंबे समय तक इसके एक्सपोजर में रहने से, इसके संपर्क में रहने से बड़ा बारीक गर्दा भी रहता है। वो गर्दा आपके फेफड़े में जाके सेटल हो जाता है और आपको COPD बेसिकली ही करता है। ये मतलब इसका कारण अलग है, जैसे जो धूम्रपान की वजह से जो बीमारी होती है सांस की, उसी तरह की बीमारी इससे भूसे की वजह से होती है। तो इसमें सांस, जैसे मैंने बताया, आपके फेफड़े कम काम कर रहे होते हैं, सांस की नलियों में सूजन रहती है, इसकी वजह से सांस फूलना और दिक्कत रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जब उम्र बढ़ने के साथ नॉर्मल व्यक्ति के भी फेफड़े काम करना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा जो जिस व्यक्ति को पहले से बीमारी है उसको तो फेफड़े ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे। तो ऐसे में आपको उनके फेफड़ों का एक तो चेकअप करा लीजिए, प्रॉपर PFT वगैरह करा के, मतलब जैसे प्रॉपर एक बार देख लीजिए, स्पायरोमेट्री करा के, DLC लगेगा तो वो करा लीजिए। कितने % काम कर रहे हैं वो? एग्जैक्टली आपके फेफड़े की अभी की स्थिति क्या है, और उसके हिसाब से उनकी दवाइयों को ऑप्टिमाइज कराइए कि हमको मान लो इतनी दवाई देने से काम हो जाएगा। तो और रेगुलर लगातार अपने डॉक्टर के साथ संपर्क में रहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैं या कोई और भी डॉक्टर दवाई दे और वो ठीक हो जाए। आपको लगातार अपने डॉक्टर के साथ संपर्क में रहना है। जी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक बार दिखा लिया, दवा ले ली, हाँ, तो अब मैं फ्री हूँ। आपको चूँकि उम्र लगभग 60 साल हो गई और लंबे समय तक भूसा और उसका काम किया है, तो डॉक्टर साहब इस तरह की इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जैसे ईंट के भट्टों पे काम करते हैं, कहीं जहाँ धुआं है वहाँ काम करते हैं, तो इन लोगों को फिर रेगुलर, वैसे तो संस्थानों को भी कराना चाहिए, लेकिन इन लोगों के घर परिवार के लोगों को फिर ध्यान रखना चाहिए। सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसे कोई भी वर्क प्लेस में जब भी कोई काम कर रहा है, ऐसे लोगों का रेगुलर चेकअप होते रहना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, हम थोड़ा सा राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ मार्बल का काम बहुत होता है, हाँ, पत्थर तोड़ने का काम जो होता है, ऐसे लोगों को भी सांस की दिक्कत हो जाती है आगे चल के। जो लोग पाइप्स वगैरह जो बनते हैं या ग्लव्स वगैरह जो बनते हैं, ऐसे लोगों को भी आगे चल के सांस की दिक्कत हो जाती है। आज ही मेरे पास एक पेशेंट आया, वो ग्लव बनाने की फैक्ट्री में काम करता था। तो जब आप इस तरह की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो फ्यूम्स उड़ते हैं। सुनारों की दुकान पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग मतलब ये बनाते हैं ना ऑर्नामेंट्स, जी जी जी, जहाँ कटाई का काम होता है, तो वो चीजें उनके बहुत बारीक पार्टिकल उड़ते हैं और वो फेफड़े के अंदर जाके सेटल होते हैं। तो इस बीमारी को हम न्यूमोकोनियोसिस बोलते हैं। जी जी, ठीक है, ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स जिनको बोलते हैं, जो आपके ऑक्यूपेशन, आपके काम, जो आपका प्रोफेशन है, उसकी वजह से आपको जो फेफड़े की बीमारी हुई है, तो उनको ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स बोलते हैं। बहुत वाइड टर्म है, बहुत सारे तरह के इसमें आते हैं, मैंने तो बहुत कम बताए हैं। जी जी, हाँ, ये तो बड़ा विस्तृत वो है। तो अभी हम एक सरसरी तौर पे एक जानकारी दे रहे हैं, उसमें जैसे पीताम्बर सिंह भोपाल से लिख रहे हैं कि ब्रोंकाइटिस क्या है, तो शायद मुझे लगता है टीबी के बारे में नहीं, ब्रोंकाइटिस एक बहुत कॉमन टर्म है, बहुत वेग टर्म है। ब्रोंकाइटिस का मतलब सीधे सीधे है कि सांस की नलियों में सूजन आ जाना। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं ब्रोंकाइटिस के ना, तो वो तो फिर देखना पड़ेगा आप कहाँ रह रहे
हैं, क्या काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या कारण है, क्या आपको- किस तरह के सिम्टम्स हैं, है ना, क्या मतलब उस हिसाब से फिर आगे। रमा भारद्वाज जी हैं, पंजाब से लिख रही हैं, 38 साल उम्र है, 65 किलो वजन है। डॉक्टर साहब मैं एक टीचर हूँ, मेरा बार बार गला खराब हो जाता है, बरसों बार बार सर्दी हुई, फिर खांसी और अब सूखी खांसी है। तो इस तरह की चीज़ें तो क्या मतलब जोर पड़ता है खांसने में, इनको क्या हो सकता है? वैसे तो टीचर ये लिख रही हैं। एलर्जी के सिम्टम्स हैं बेसिकली, बार बार गला खराब हो जाना, खांसी होना, बलगम आना, छाती में साई साई की आवाज़ करना, हाँ। ये अस्थमा के लक्षण है। हाँ, तो मतलब रिपीटेड प्रॉब्लम repeated problem, basically। तो फिर एलर्जी या दो चीज़ों पे काम करना चाहिए इनको। एक तो ये पता करें इनको किस चीज़ के संपर्क में आने की वजह से ऐसा होता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। दूसरा, अपने फेफड़ों का रेगुलर चेकअप करा के, और उसके अगर कोई दवाई रहती है एलर्जी की तो दवाई से लेना शुरू कर दीजिए। जी जी, एक चलते चलते एक प्रश्न और है, ये व्हाट्सएप से ही मिला है इसमें, कि किसी बच्चे को निमोनिया हो जाए और ठीक होने के बाद बड़ा होने पर बार बार रिपीट होता है, तो क्या इससे बच्चे के फेफड़ों को जो है नुकसान होता है, वो कमज़ोर हो जाता है? इसी प्रश्न का मैं इंतजार कर रहा था। जी 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 जी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फेफड़े मतलब बचपन से ही कमज़ोर हैं, है ना, वो उनके जीन्स में है। क्योंकि हो सकता है ऐसा कई बार देखा गया कि उनके माता पिता या घर में किसी में, या बड़े नानी नाना दादा दादी किसी व्यक्ति को इस तरह की समस्या रही होती है। तो ऐसे केस में क्या बच्चों का ना, इसको अस्थमा होने की संभावनाएं होती हैं। तो इनको किसी अस्थमा स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर को दिखा के और इनकी जांच करा के अगर लगेगा तो इनको बचपन से इनहेलर शुरू कर देना चाहिए। कारण कि अगर आप बचपन से इनको इनहेलर शुरू नहीं करते तो ऐसा बहुत बार देखा गया, 20 साल 25 साल 40 साल की उम्र आते आते ऐसे मरीजों को प्रॉपर सांस की दिक्कत बन जाती है, फिर वो परमानेंट हो जाता है। फिर वो परमानेंट हो जाती है, फिर वो ठीक नहीं होती। तो अभी आप लेंगे तो आपको आराम भी पड़ जाएगा। तो इसलिए एक बार प्रॉपर दिखा लीजिए और शुरू कर लीजिए। मतलब यह है कि किसी भी बीमारी में अगर देरी हो रही है तो फिर वो एक बड़ी समस्या का कारण बनती है। निश्चित तौर पर। और हमारे कार्यक्रमों का उद्देश्य भी श्रोता बंधु यही है कि जब कभी कुछ ऐसा लगे, हमारी बॉडी इस तरह रिएक्ट करती है कि कोई समस्या है, अगर कोई बीमारी हो रही है तो हम उसे पॉजिटिव अगर देखते हैं तो उसको एक सकारात्मक पक्ष में लें कि हाँ मुझे कुछ करना है। मतलब एक वो हमको जागरूक करती है, अवेयर करती है, अलर्टनेस देती है कि जैसे अलार्म बजता है ना, तो फिर जाइए। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, और इसीलिए बैठे हुए हैं कि कोई परेशानी हो तो आए। और हम जब देखते हैं कि सामान्य तौर पर कोई घड़ी खराब होती है, ठीक करा लेते हैं, फोन खराब होता है, ठीक करा लेते हैं, गाड़ी खराब होती है, तुरंत सही कराते हैं। लेकिन जब बॉडी खराब होती है तो फिर इंतजार करते हैं और पता नहीं किस बात का इंतजार करते हैं। तो क्या चलते चलते कहना एक्चुअली लोगों के अंदर ना बहुत तरह की भ्रांतियां रहती हैं कि पता नहीं, किसी ने बोला कि ठीक है लोगों के नहीं ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, कोई बोल रहा अरे बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से काम करें। जब कभी भी इस तरह की समस्या आपको लगती है, आपको हो रही है, तो अपने डॉक्टर से जाके मिलें। अगर आपको एक डॉक्टर से संतुष्टि नहीं मिल रही तो कोई, हमारे देश के अंदर सेकंड ओपिनियन लेने पे किसी पे रोक नहीं होती है। सही बात है। आप जाएं, अपने डॉक्टर को मिलें, अपने बात करें और आपकी समस्या बताएं, आपका इलाज देखें। गूगल पे सब कुछ मौजूद है ना। और हो सकता है वो समस्या दिखने में बड़ी लग रही हो लेकिन समाधान बहुत छोटा और बहुत शायद एक ही बार की फीस में खत्म हो जाए। एक्चुअली दोनों ही चीज़ें होती हैं कि समस्या कई बार देखने में बहुत बड़ी लग रही होती है और बहुत थोड़े सा काम हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि समस्या छोटी लग रही होती है, निकल के बहुत बड़ा आता है। तो वो भी है कि समय से अगर हमें कोई पता लग गया तो हमारा जो नियर डियर है, हमारे परिवार में है, हमारा हिस्सा है, अगर समय पे लग जाए, समस्या भले बड़ी हो लेकिन आज अगर हमें पता लगी तो हम कम से कम सावधान हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। तो शायद यही हम सब का उद्देश्य भी है। डॉक्टर भी यही चाहते हैं कि भाई पैसा देने नहीं लेकिन अच्छी राय लेने तो आ जाओ। अच्छी राय लेने आइए। मतलब बात कोई, मैं आपको बताऊँ, हर डॉक्टर चाहता है कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाए, कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा आराम मेरे पेशेंट को मिले। जी। तो हर डॉक्टर यही चाहता है ना, जिससे कि उसका भी नाम होगा ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और बीमारी को बढ़ने का इंतजार मत कीजिए।
तो यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। श्रोता बंधु, आप थे डॉक्टर लव गुप्ता साहब, वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, श्वास संबंधी, फेफड़ों संबंधी और टीबी संबंधी रोगों के पुराने जानकार हैं। सिम्स हॉस्पिटल में आप रहते हैं, तो आप जब भी ऐसा लगे तो आप जा कर के ओपिनियन ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप आए, कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।